अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे एंड अनदर शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस। आज बहुत सारी डिस्कशन होनी है। पाकिस्तान के स्क्वाड का शिद्दत से इंतजार है। ये T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड कब आएगा, मतलब आखिरी तारीख तक इंतजार करेंगे हम। पहले T20 का इंतजार करे थे, बट वो T20 जो है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का पहला T20 वॉश आउट हुआ। एंड जो एक मौका और देखना था, पता नहीं क्या देखना था टीम मैनेजमेंट ने उसको मौका देखने, वो मौका नहीं मिला, वो चांस नहीं मिला कि देखा जाए कि कौन स्क्वाड होगा, क्या स्क्वाड होगा, कौन लोग होंगे स्क्वाड में। सो येस, टुमारो इज द लास्ट डेट, इट्स द फाइनल डेडलाइन ऑफ ICC टू सबमिट योर स्क्वाड्स एंड देखना है कि कितनी जल्दी और कब जो है स्क्वाड का ऐलान होता है। आज डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसा कि अभी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का जिक्र किया है सवेरा आपने, तो वो लगता है कि इंतज़ार की तो इंतहा हो गई है। अब तो वो अपनी बुलंदियों पर है और कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करता है कि ये वो 15 खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, और फिर उन खुशकिस्मत खिलाड़ियों पर ज़्यादा वजाहत के साथ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं उनको मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि अब तो इंतहा हो गई है इंतज़ार की। बिल्कुल जी, इंतहा हो गई इंतजार की। एंड अवेलिंग द कंप्लीट टाइम फ्रेम कि भाई 24 तक का टाइम दिया ICC ने, हम पहले नहीं बताएंगे, हम एग्जैक्ट 24 को ही बताएंगे। सो येस, वी आर जस्ट डेस्परेटली वेटिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान। मगर बहुत हद तक जो है आपको पता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉट जस्ट अस बट एवरीवन, आप लोग भी जो सामने देख रहे हैं इस वक्त शो, आप लोग भी स्क्वाड अपना तैयार कर चुके होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली वही स्क्वाड होगा। कोई ऊपर से पैराशूटर आते हुए नहीं आपको मिलेंगे। बट टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलर हसन अली, सो यस, हसन अली को जो है वो इवेंचुअली अब स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज रिप्रेजेंटिंग वॉर्कशायर इन द काउंटी, और वो जाके जो है वापस काउंटी खेलने का उनको मौका मिल जाए, तो इस वजह से उनको रिलीज़ कर दिया गया है। उनको याद रहे ये कि हारिस रऊफ़ के बैकअप की तरह जो है वो स्क्वाड में लाया गया था, बट नाउ दैट हारिस रऊफ़ इज़ फिट, सो हसन अली को जो है वो मौका मिल गया है कि वो वापस जाके काउंटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे या ट्रैवलिंग रिजर्व्स का हिस्सा होंगे इस T20 वर्ल्ड कप में, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। वो तो वक्त बताएगा आने वाला, लेकिन अभी कुछ बताना चाहिए मेरा ख्याल, और जी कुछ और बताना चाहिए। बिल्कुल, हम ऑब्वियसली व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जो है वो कंटिन्यू करेंगे और फिर जो है उसके बाद कुछ और बताएंगे जब डिस्कशन आगे जी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जो पहला T20 मैच था वो तो बारिश की नज़र हुआ है, और अगर इस बारिश की नज़र मैच को अगर हम देखते हैं तो कल जो हमें वहाँ से वीडियोज़ आती रही हैं वो लोग बारिश देखते रहे हैं, और आप इस वक्त अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो मैच था नहीं हो पाया और इसकी वजह क्या बनी है, ये बारिश है। तो ये बारिश जो है, दिल के अरमा जो हैं वो यहाँ पर जो सारे बारिशों में बह गए। लीड्स में जो देखने वाले मैच थे ना इसको, तो ये टॉस भी नहीं हो सका पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका था कि वो अपने इस जो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है उसको किसी हद तक लोग देखने में कामयाब होते, लेकिन बारिश ने तमाम रास्ते रोके, और ना तो कोई हारिस रऊफ़ को फिट होने के बाद देख सका, और ना ही कोई लगभग 350 और 350 दिनों के बाद जोफ्रा आर्चर को देख सका। तो ये एक मायूसी ज़रूर हुई इस पहले T20 मैच के ना होने से। अब देखते हैं कि दूसरा जो कि 25 तारीख को खेला जाना है उसमें क्या हालात होते हैं। बिल्कुल जी, मूविंग ऑन फर्दर और बात करें USA वर्सेस बांग्लादेश की इस T20 मैच की, इस T20 सीरीज़ की, तो USA ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। 153 का जो है वो हदफ बांग्लादेश ने दिया था USA को, एंड 154 3 बॉल्स पहले जो है वो अचीव कर लिया USA ने 5 विकेटों के नुकसान पर। सो यस, ख़तरे की घंटी, मतलब जैसे ही ये पहला T20 इख्तिताम पजीर हुआ तो सबसे पहले जहन में ये आया कि पाकिस्तान ने पहला मुकाबला जो है वो USA के अगेंस्ट खेलना है। सो लेट्स सी कि USA एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट ज़रूर हुआ है। लेट्स सी कि किस तरह USA आगे पुट फॉरवर्ड करती है इस वर्ल्ड कप में अपनी इस कैंपेन को। बट ये USA की पहली जीत है एक टॉप 10 टेस्ट नेशन के अगेंस्ट। और बिल्कुल जब से ये मैच का नतीजा सामने आया है, लोग हल्के फुल्के अंदाज में पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो पाकिस्तान ने, जैसा सवेरा आपने जिक्र किया कि USA के ख़िलाफ़ खेलना है, तो लोग कहीं ना कहीं शुकूक व शुबहात का इजहार ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर जो है कि वो आपने सुना होगा, कौन बनेगा इंडियन टीम का कोच। ये एक सवाल है जो कि भारत में इन दिनों खासा ज़ेर बहस है, और इस हवाले से भी चीज़ें ये हैं चूँकि एक के बाद एक जो गैर मुल्की कोच हैं वो इनकार कर रहे हैं। पहले रिकी पॉन्टिंग ने, फिर उसके बाद एंडी फ्लार ने भी
माजरत की है। और रिकी पॉन्टिंग को तो अप्रोच किया गया जब वो आईपीएल में कोचिंग कर रहे थे अपनी टीम की, उनकी आईपीएल के एक फ्रेंचाइज की, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनने से माजरत की है। इससे पहले एंडी फ्लार को भी अप्रोच किया गया, उन्होंने भी माजरत की थी। और अब जो अगर मकामी तौर पर जो भारतीय कोचेज़ हैं, जो उनमें अगर नाम देखा जाता है तो गौतम गंभीर का नाम लिया जा रहा है कि क्या वो इंडियन टीम को कोच कर सकते हैं। इससे पहले राहुल द्रविड़ जो कि इस वक्त भी इंडियन टीम के कोच हैं, उससे पहले रवि शास्त्री थे, शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ आए, और अब यूँ लग रहा है कि शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड फिर एक मरतबा के गैर मुल्की कोच की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो इनकार करने वाले या माजरत करने वाले लोग हैं वो दो गैर मुल्की हैं, जो नुमाया नाम है रिकी पॉन्टिंग और एंडी फ्लार दोनों। बिल्कुल जी। मूविंग ऑन फर्दर, और पाकिस्तानी कोपैमा की बात करें तो सरबाज अली खान ने जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सर कर लिया। मसनूई ऑक्सीजन के बगैर जो है माउंट एवरेस्ट को सर किया यहाँ सरबाज अली खान ने। और सरबाज अली खान ने बगैर ऑक्सीजन के 11 चोटियाँ सर करने वाले वो पहले और वाहिद पाकिस्तानी बन गए हैं। तो ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस सक्सेस एंड वंडरफुल। मतलब टैलेंट ही टैलेंट है हर जगह। सरसब्ज मैदानों से बर्फपोश पहाड़ों तक, अगर आपको हर जगह पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए बुलंद नज़र आता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो सरबाज खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। एंड विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही। और जिस तरह हमने कहा था कि पाकिस्तान स्क्वाड के डिस्कशन होगी, हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से होगा। एंड ऑब्वियसली किस तरह की परफॉर्मेंसेज हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये T20 वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा कि USA की कंडीशंस एंड देन वेस्ट इंडीज़ में अगला मरहला जो है वो खेला जाएगा इस T20 वर्ल्ड कप का। सो ये डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआएं। सो आप भी उसी तरह डेस्परेटली वेट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का, या ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए था। आई थिंक जब 2-3 हफ्ते पहले तक ऐलान नहीं हुआ था तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि ये टिल द लास्ट डेट जाएंगे। ऑब्वियसली इसमें कन्फ्यूजन रहती है देखने वालों को भी, जो एनालाइज करते हैं चीज़ें उनको भी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको देखते हैं प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखना चाहिए आपको, कि क्योंकि इतनी ज़्यादा आपकी क्रिकेट हो नहीं रही है। और दूसरा आपने एक जो सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड सेट किया हुआ था कि ये मैचेस जो चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनको आपने ट्रायल मैचेस की शक्ल दे दी थी, तो वो एक डिफरेंट प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर आ गया। तो आई थिंक पहले अनाउंस कर देते और उसमें कोई 19-20 चीज़ें होती हैं आपको जी कि हमने चेंज करना है बाद में, तो वो डेट से पहले आप कर सकते हैं। पास में हमने ये एक्सरसाइज की भी है, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। बहुत बड़ी एक्सरसाइज की हुई आप ही के अंडर। जी ऐसा ही है। और वो आप उसके आपके पास हाँ। मौजूद है आपके पास कि आप उससे पहले कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी आपने इंट्रो में बात की है कि थोड़ा सा जो प्रिपरेशन थी वो डिस्टर्ब हुई हैं, क्योंकि हम अभी वर्ल्ड कप खेलने की प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे थे, बल्कि हम वर्ल्ड कप में टीम अपनी सेलेक्ट करने के लिए सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन भी नहीं। स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं है ना, स्क्वाड आपका पता होता आपको, जिसका अभी तक कंफर्म नहीं है आपका कि एग्जैक्ट आपका ऑब्वियसली 1-2 प्लेयर्स का है, जितना 99% प्लेयर्स को आपको पता ही है आपके वही एस्टैब्लिश प्लेयर्स ही होंगे। तो आई थिंक वो थोड़ी सी क्लैरिटी उन प्लेयर्स को भी आ जाती कि उनका कौन जा रहा है और उसका रोल क्या होना है। तो आई थिंक थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है कि हमने वहाँ पे करना क्या है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं जो हिस्ट्री बता रही है या स्टैट्स, अभी जो थोड़े स्टैट्स हैं लेकिन जो बता रहे हैं कि वहाँ पे शायद लो स्कोरिंग मैचेस होने हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछले 6 महीने बल्कि 8 महीने से हम जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस की कर रहे हैं। अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है उसको चेंज किया, प्लेयर्स इस तरह के लाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद 200+ वाले मैचेस हों, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। जब ये जो आपने जिक्र किया है बिल्कुल आखिर में कि हम जो तैयारियां कर रहे हैं और जो यहाँ पर बात हो रही है वो हाई स्ट्राइक रेट और प्लेयर्स के जहनों में भी काफ़ी हद तक ये बात, किसी हद तक इसका गलबा होगा कि हाई स्ट्राइक रेट, लेकिन जब हम तैयारियां कर रहे हैं हाई स्ट्राइक रेट की, लो स्कोरिंग मैचेस होंगे तो ये तो फिर सारी चीज़ें हिलेंगी। तो ये तो तैयारियों से हटके कोई काम हो सकता है, फिर ये नुकसान पहुँचा सकती है ये वाली चीज़। देखिए हमें जो इशू थोड़ा डेफिनेटली जो आता है जब 200 के अराउंड के स्कोर के मैचेस होते हैं, वहाँ पे हम बैटिंग पे थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं कि यार हमें शायद थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे 180, 170 या अंडर इसके रन्स होते हैं तो वी वर क्वाइट कंफर्टेबल। आपकी 180 तो हमारा पार है, एवरी टाइम आवर कैप्टन सेज 180। तो उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। सो वी होप के वहाँ पे जो चीज़ें ये देख रहे हैं हमारे जो करने वाले हैं कि शायद उनको 200 रन वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 220 रन नज़र आ रहे हैं,
कि वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। नॉर्मली हमने CPL में भी देखा है, हमने वेस्ट इंडीज़ की पिचें में जैसे अभी तक जो नज़र आ रही है शायद इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो ना, तो कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि हम एक ब्रांड चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो इस टाइम में इस वर्ल्ड कप के अंदर वो ब्रांड चेंज करने की हमें ज़रूरत है? ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हमने खेलनी है, या हमें जो हमारी स्ट्रेंथ रही है हम उस पे ही जाते? क्योंकि देखें ऑल टुगेदर रिवैम्प करने की उतनी कोई ज़रूरत तो थी नहीं कि आप एक सेमीफाइनल खेले फिर आप फाइनल खेले, तो एक छोटा सा मार्जिन आपने वो रखा हुआ जी कि हमने फाइनल जीतना है, तो थोड़ी सी उसमें कन्फ्यूजन नज़र आती है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर देखें कि लड़के जैसे काफ़ी जो हैं जो CPL का जिनका है एक्सपीरियंस वहाँ पे, वी होप कि वो जाके वहाँ पे परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंगली। तो अभी जो एक प्लेयर है वो हम तो कह रहे हैं एक ही प्लेयर होगा या 2 प्लेयर हैं, जैसे हसन ऑलरेडी वो चले गए हैं, या पीछे बच्चे आपके एक पेस ऑलराउंडर हैं, फिर आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं आगा सलमान जैसे हैं। तो ये इतना आसान डिसीजन होगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखें अब्बास अफरीदी स्क्वाड में नहीं होते तो आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है पेस वाला। तो इसी तरह अगर आप देखते हैं जी स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, 160 170 वाले वहाँ पे मैचेस होने हैं, तो फिर आपको आगा एक डिसेंट बैट्समैन नजर आएंगे जो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, साथ में वो ऑफ स्पिन कर लेते हैं। तो इतना आसान डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप क्लियर हेड हैं कि हमने इस तरीके से खेलना है। प्लेइंग 11 हमारी ये है, क्योंकि जो लग रहा है कि हमारी प्लेइंग 11 का हमें पता नहीं चल रहा। प्लेइंग 11 आपकी बन जाए ना तो स्क्वाड आपका आराम से बन जाता है। ये 11 हो गए हमारे, ठीक है ना, उसके बाद ये हमारे बैकअप्स हैं। तो अभी जो मसला चल रहा है मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 का मसला हमारा चल रहा है। प्लेइंग 11 की बात करें, मसला तो सबसे पहले ऊपर से ही शुरू हो रहा है। हु वुड बी योर ओपनर्स फॉर टीम पाकिस्तान? देखिए अगेन मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये। 180 का जवाब आपको क्या, अभी किसको आपने कोट किया था? बाबर को किया था। 180 पार स्कोर आपका यस। क्यों होता था? बाबर रिजवान की वजह से होता था ना, कि जिस तरीके से वो खेलते थे तो दे वर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है ना। अब ये भी अगर आप देखते हैं ना कि हमने सारा जो एक वो फोकस किया हुआ था ओपनर्स की तरफ, हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं जाता। लेकिन अगर आप स्टैट्स उठा के देखते हैं या बाकी चीज़ें उठा के देखते हैं, प्रॉब्लम हमारा पावर प्ले का कभी भी नहीं रहा है। हमारा मिडिल ओवर्स 6 से लेके जो बाद के ओवर्स हैं 14 तक, वहाँ पे हमारा स्ट्राइक रेट गिरता था। अब वहाँ पे आपके ओपनर्स लंबा चले जाएं या 3 नंबर आ जाए तो वो एरिया इम्प्रूव करने वाला था। लेकिन अभी हमने देखते हैं तो बैट्समैन हमारे पास कुछ ऐसे आ गए, आप कह सकते हैं जैसे आजम है, मिडिल ऑर्डर में आके या हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। तो आई थिंक हमें ऊपर से अब अगर साइम, अभी तो मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि साइम ओपन करेंगे, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड का आपको मिल जाता है एडवांटेज, साथ में CPL का उनका एक्सपीरियंस मौजूद है। लेकिन अगेन फिर बात वही है कि वो कौन सा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि अभी तक जितने भी वो मैचेस खेले हैं शायद 18 या 20 मैचेस उनके भी हो गए हैं, परफॉर्मेंस आपको उस तरह की नहीं आ रही है। तो लास्ट मिनट पे मुझे लगता है फिर आप अपने वापस उस पे जाएंगे, नहीं यार हम एक्सपीरियंस जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन्होंने मैचेस जिताए हैं, हम उसी ओपनिंग पेयर की तरफ जाते हैं। तो अगर ऐसी सोच आखिर में जाके नजर आए ना तो चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी कि आप एक साल से कुछ और ट्राई कर रहे हैं और जैसे वर्ल्ड कप आया आपने अपने प्लान कंफर्ट जोन में चले गए, हाँ उसके वापस अपने प्लान्स के ऊपर आप चले गए। तो थोड़ा सा अभी है कॉम्प्लिकेटेड मसला है ये टीम का। सब ये जैसे अभी आपने जिक्र किया है कि नंबर 6 ओवर नंबर 6 7 से लेके 8 10 या 12 तक पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट का मसला रहता है, तो आपके ख्याल में फिर तो हमें एक अच्छा नंबर 3 का बल्लेबाज ढूंढने की, ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत थी, एक। और दूसरा जो हमारे दोनों ओपनर्स अगर वो लंबा खेलते हैं तो उनको अपने उस ओवर्स के दौरान में खेल को बेहतर करने की ज़रूरत थी। ये दोनों काम तो होते हुए कम नज़र आए हैं। देखिए पहली कोशिश आपकी क्या होती है, जो आपके पास चीज़ है वही अच्छी हो जाए आपके, बजाय कि उसको रिप्लेस करने के कि आप ठीक है जी आप टास्क दें कि जी बाबर रिजवान हमसे आपसे हमारी ये डिमांड है, ठीक है, पावर प्ले में एवरेज स्कोर 50 55 60 जितना भी है, लेकिन उसके बाद आपने ऊपर की तरफ जाना है, वहाँ पे डॉट बॉलें नहीं खेलनी है, बाउंड्री की तरफ जाना है। अगर वो हम ट्राई करते उसमें फेलियर होता फिर आप ऑप्शन लेके आते हैं दूसरा, लेकिन आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि ये, अब देखें आप वो ओपनिंग के लिए वो दोनों सूटेबल यही लग रहा है जी कि बाबर रिजवान दे आर नॉट सूटेबल ओपनर्स। लेकिन बात हम क्या कर रहे हैं मिडिल ओवर्स की, तो दोनों में से एक ने 3 पे खेलना है, तो वो एरिया में वहाँ बैटिंग करने आएंगे जहाँ पे ऑलरेडी दे वर स्ट्रगलिंग। तो ये कोई हल आपको होता उससे नज़र नहीं आता। तो आई थिंक फिर नीचे आपके पास फ़खर आ जाते हैं, वो 4 नंबर पर चले जाते हैं। तो आई थिंक अगर लेफ्ट हैंडर बड़ा इवेंट आपने करना ही था कुछ चेंज, मे बी फ़खर ऊपर आ सकते थे आपके, कि उनको भी थोड़ा सा टाइम अगर मिल जाता है लियोन, तो ऑब्वियसली इज मैच विनर, इज अ प्रूवन मैच विनर। तो अभी हम 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको हम प्रूवन मैच विनर अभी नहीं है, वी आर होपिंग कि वो वर्ल्ड कप के अंदर जाके लाइक्स ऑफ साइम
अल्लाह करें वो करें जाके, हमारी दुआएं उनके लिए, लेकिन वो प्रूवन मैच विनर आपके नहीं है और हमारी उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप के अंदर जाके हमें वो मैचेस जिताएंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जाके वो उस तरह परफॉर्म करें। बट फखर कमिंग एट नंबर 4, अ रेगुलर ओपनर, अ पर्सन हु हैज बीन ओपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और सारी जिंदगी ओपन करते करते अचानक से चौथे नंबर पे या छठे नंबर पे यहाँ खेल लें वहाँ खेल लें। ये इशू हमने काफ़ी दफ़ा बात की है। आज मोहम्मद वसीम से भी इस बारे में पूछेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद मोहम्मद वसीम। और डिस्कशन हमारी हो रही थी ऑब्वियसली पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से कि इस T20 वर्ल्ड कप में क्या स्क्वाड जाना चाहिए। बहुत सारी क्लैरिटी है मगर बहुत सारी क्लैरिटी नहीं भी है, बिकॉज बड़ी मुश्किलात भी होंगी कि किसको रिजर्व्स में रखें तो किसको जो है वो मेन स्क्वाड में रखें। बट कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, फ़खर ज़मान प्लेइंग एट नंबर 4, एक लड़का जो कि एज ओपनर शुरू करता है अपना करियर, रेगुलरिटी में छठे नंबर पे भी जाता है मगर फिर रेगुलरिटी में एज ओपनर आ जाता है और उसके बाद उसको टीम में अब चौथे नंबर पे खिलाया जाता है। वो तो खेलना चाहता है, वो कहता है मुझे कहीं भी खिला दो, बट इज दिस द राइट पॉलिसी? देखिए अभी तक जो उसने और आप भी खिलाते हैं, जब आप चीफ सिलेक्टर थे उस वक्त भी उनका ये नंबर रहा। 3 नंबर ज़्यादा, वो 3 नंबर ओपन से जब वो शिफ्ट हुए थे 3 नंबर पे आए थे। और आपके जवाब के बाद मैं अगली बात पे आऊंगी। हाँ, तो अगर आप देखते हैं तो उनका जो 3 नंबर पर भी रिकॉर्ड था वो बुरा नहीं था। एट टाइम्स वो ओपन से भी अच्छा रहा उनका, क्योंकि एक टाइम पे ही वाज बैडली स्ट्रगलिंग इन T20 क्रिकेट। उनके 10-12 इनिंग्स ऐसी हो गई थी जिनमें उनके रन्स नहीं थे। उसके बाद आए फिर 3 नंबर पे उन्हें दोबारा आके परफॉर्म करना शुरू किया। लेकिन फ़खर की एक चीज़ जो नज़र आई है कि जो उसने बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूव की है उसने अपनी हिटिंग जो अगेंस्ट स्पिन है। नॉर्मली आपको एक पैटर्न याद होगा, फ़खर को थोड़ा टाइम चाहिए होता था, अभी भी थोड़ा सा चाहिए लेकिन वो कम हो गया है थोड़ा। वो चंद बॉलों के बाद अब वो बड़ी हिट की तरफ जा सकते हैं। तो एक तो आई थिंक बीइंग अ लेफ्ट हैंडर नंबर 4 के ऊपर आपको चाहिए था। ऑब्वियसली जब पिछले वर्ल्ड कप में देखते हैं तो शान मसूद आपके पास से मिडिल ऑर्डर के अंदर के वो 4-5 नंबर पे वो खेल रहे थे। तो लेफ्ट हैंडर की वैल्यू तो है, स्पेशली अगेंस्ट द फिंगर स्पिनर्स या फिर रिस्ट स्पिनर्स वहाँ पे होंगे। और जो तो लेकिन बात फिर वही है ना कि देखें आपने फिर वापस, अभी हमने पहले भी यही बात की थी कि क्या आप वापस फिर लेके आते फ़खर ज़मान को ओपन के ऊपर, क्या आपको जवाब मिल जाता कि जी हमें पावर प्ले के अंदर ज़्यादा रन चाहिए। अगेन जो मैं कहूँगा कि जो हमारा मसला नहीं है, आप जितना मर्जी तेज़ खेल लें, अभी देख लेना साइम के आने से आपका एवरेज जो पावर प्ले है उसमें कोई ड्रामेटिकली कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं आया है उसके अंदर, ठीक है ना। एट टाइम्स साइम भी बॉलें लेते हैं, सम टाइम ने देखा है कि साइम अगर तेज़ खेल रहे होते हैं तो बाबर का स्ट्राइक रेट नीचे आ जाता है। तो बहुत कम ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से आपका वो हिटें उस तरह की लग रही हों। बाय द वे भी देखते हैं कि बाबर ओपन करते हैं या रिजवान ओपन करते हैं, अभी देखें ना उस पर भी तो बात चल रही है ना। तो आई थिंक फ़खर अब सेटल हो चुके हैं, मैं कहूँगा कि मिडिल ऑर्डर के अंदर। ऑब्वियसली आई होप कि उन्होंने बात की होगी, ये नहीं कि जी आप आज कल से आप 4 नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि पूरा क्योंकि शिफ्ट कर रहे हैं आप एक प्लेयर को, तो आपने प्रॉपर उसके साथ बैठ के प्लानिंग और उसका कंसेंट होना उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जो लग रहा है कि फ़खर ऑब्वियसली टीम के लिए तो वो हमेशा खेलते ही हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस पर खेलेंगे, तो वो सॉर्ट आउट होते वहाँ पे आपके वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन डिफरेंट चैलेंज उनके लिए होगा। एट टाइम 4 नंबर पे आपको शुरू में थोड़ी सी पेस मिल जाती है 1-2 ओवर्स, लेकिन अभी टीमों के आप कॉम्बिनेशंस देखते हैं, इंडिया का देखते हैं, बहुत सारे स्पिनर्स टीम के अंदर रखे हुए हैं, तो जाते ही मिडिल ओवर्स में आपको स्पिन देखने को, बल्कि पावर प्ले में देखने को मिल सकती है, लेकिन मिडिल ओवर्स में आपको डेफिनेटली स्पिनर्स दोनों तरफ से आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आई थिंक ये चैलेंज होगा एक फ़खर के लिए नंबर 4 के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो बैट्समैन है आज़म, ऑब्वियसली अगर वो देखते हैं तो उसकी स्पेशलिटी यही है कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। जो एक आपको थोड़े से जो वीकर लिंक आपका बन जाएगा जब पेस ऑन नहीं है, वो आपके इफ्तिखार अहमद है कि स्पिन के अगेंस्ट वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली अर्ली ऑन। लेकिन फिर आपके पास शादाब है कि स्पिन को अच्छी हिट करें, तो ऑप्शन तो आपके पास मौजूद हैं। तो इसलिए हमें पहले भी थोड़ी बात कर रहा था कि हमें ये चीज़ें शायद सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए थी। मगर नहीं वसीम, इस बात से आगे जाने से पहले लेट मी कम बैक टू दैट कि फ़खर चौथे नंबर पे खेल रहे हैं। मोहम्मद वसीम फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, वापस जाते हैं ज़रा उस बात पे, बिकॉज एक मैसेज डोमेस्टिक में दे दिया गया था कि ओपनर्स अब मिडिल में खेलना शुरू कर दें बिकॉज ओपनर्स तो हमारे पास फिक्स हैं। डू यू थिंक दिस वाज द राइट मैसेज सेंट टू द डोमेस्टिक सेटअप? क्योंकि हमारे पास हम ठीक है, हम पावर प्ले की बात करते हैं, हम ओपनर्स की बात करते हैं, हम स्ट्राइक रेट की मुसलसल बात करते हैं, क्या हमारे पास बेटर प्लेयर थे ही नहीं, बेटर ओपनर्स थे ही नहीं डोमेस्टिक में, जो उनको डिस्करेज कर दिया गया कि तुम लोग नीचे आके खेलो क्योंकि ये जगह तो बुक है?
देखिए T20 क्रिकेट में ना स्पेशली अगर डोमेस्टिक भी उठा के देखते हैं, आपको जितनी परफॉर्मेंसेज आपको नजर आती हैं वो आपको ओपनर्स की नजर आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम थी उस टाइम पे और डोमेस्टिक में भी नेशनल T20 उठा के देख लें, PSL उठा के आप देख लें, मिडल ओवर्स में आपकी एक तो जो ओपनर्स है वो लंबा खेल रहे थे, ऑब्वियसली बैटिंग पिचेस वहाँ पे वही रन ज़्यादा कर रहे थे, तो मिडल के अंदर आपकी परफॉर्मेंसेज ही सामने नहीं किसी की आ रही थी ना। एक तो होता है ना कि ठीक है आप पोटेंशियल आप देखते हैं कुछ लड़कों जी पोटेंशियल है ये खेल लेंगे, लेकिन अब वो भी जब आपको इतना ज़्यादा नज़र ना आ रहा हो, दूसरी वहाँ पे ओपनर्स ही आपके रन्स करते जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये ये आपके मसले का हल ये कर सकते हैं, क्योंकि जब ये हमने चीज़ एक ट्राई की थी तो उससे पहले अगर आपको याद हो कि जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे सबको फेयर चांस हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में दिया था, चाहे वो खुशदिल थे, चाहे वो आसिफ अली थे, हैदर अली थे, ये सबको खिलाया गया। जब इनसे भी नहीं परफॉर्म हुआ और नीचे भी हमने देखा कि मैं गैप नज़र आ रहा है, फिर हमने ओपनर से बात की कि अगर आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं जाके वहाँ पे आप वो रोल लेते हैं, परफॉर्म करते हैं, देन वी विल कंसीडर यू फॉर द आपकी जो नेशनल टीम है उसके लिए। तो एक वो पूरा प्रोसेस था, ये नहीं कि ओवरनाइट कह दीजिए आप कर लें ज़रा मिडिल ऑर्डर में खेल लें, हम आपको देखते हैं। शान मसूद की आपने बात की है तो उसको कन्विंस करना करा, इट टुक टाइम, मतलब ये नहीं था कि उसको मैंने कहा जी हाँ जी आप खेल लें शान साहब, शुरू में ही वाजन कन्विंस, फिर आस्ता आस्ता उससे बात की, उसको कन्विंस किया और आखिर में जाकर उसने किया और परफॉर्म करके फिर वो ऊपर गया था। तो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस। ओवर आप कह लेंगे एक ही दफ़ा में जी हम इसको ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, जल्दी में चीज़ें नहीं होती हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और ये चीज़ मैं फ़ख्र की भी कह रहा हूँ, अगर वो नीचे आया तो आई होप को पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया गया होगा, उससे बात की गई होगी, उसकी चीज़ें सामने रखी गई होंगी, क्योंकि जब एक डिफरेंट आप एक रोल बंदे को दे रहे हैं तो फिर उसके वो चीज़ बैकफायर भी कर सकती है, एंड यू हैव टू ओन इट, यू नो, कि आप फेलियर होगा उसमें तो हम उसको ओन करेंगे, ये नहीं कि आप नीचे खेलें फेल होंगे तो हम आपको निकाल देंगे। लेकिन अब आई थिंक अब जो टाइम आ गया है यहाँ पे बजाय इसके कि हम इस डिबेट में कि क्या होना चाहिए था, अब थोड़ा सा अगर हम आगे देखेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि अब तो एक दिन रह गया, टीम आपकी अनाउंस हो जानी है, तो जो होना है वही होगा, वही होगा। हाँ, लेकिन ये कि हम डिस्कस ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे कैंप के अंदर इस टाइम पे चल रही हैं कि कल अब पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, दो के दिन में चीज़ें चल रही होंगी, तो ये थोड़ा सा प्रिपरेशन आपकी इससे डिस्टर्ब होती हैं। वसीम साहब, आपके ख्याल में अगर हम ये जो 17 खिलाड़ी इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, किस चीज़ के ऊपर उलझन होगी, किस चीज़ के ऊपर सोच रहे होंगे कि क्या किसी फास्ट बॉलर को कम करें, किसी स्पिनर को कम करें, किसी बैट्समैन को कम करें, 3 विकेट कीपर्स हैं, क्या किसी एक विकेट कीपर को कम कर दें? देखिए कीपर तो कम होता है, वो मुझे नज़र नहीं आता, मतलब उस्मान, आज़म, रिजवान जी ऐसे ही, हाँ वो मुझे तीनों खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। बात फिर वो ये कि अगर आप 5 फास्ट बॉलर्स आपको चाहिए, मतलब 5वां आपको चाहिए ऑलराउंडर जो बॉलिंग कर सके, तो ओबियसली आई थिंक जो कि एक राइट चॉइस होगी, टू बी ऑनेस्ट के हमने पास में भी ये देखा था कि, और इस टाइम हमने एक्स्ट्रा पेसेस हमने रखे भी इसीलिए थे कि रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, कि जहाँ पे टर्निंग पिचेस होती हैं, बॉल ज़रा लो रहता है, ये ग्रिप हो रहा है, वहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर्स ज़्यादा सूटेबल है। और इसकी दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा कोई भी स्पिनर ऐसा नहीं है जिसको आप उंगली रख के ऐसे कि जी ये हमारा मैच विनर है बॉलिंग के अंदर, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, yes. तो आपको पेस की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि शादाब की फॉर्म भी ऐसी नहीं है, इमाद की परफॉर्मेंसेस भी ऐसी नहीं है, अबरार अभी इतना खेला नहीं है, तो आई थिंक पेस का ऑप्शन मेरे ख्याल में रखना चाहिए कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेसर आपके पास हो। योर स्क्वाड, अपना स्क्वाड बताएं, फिर हम लाला का स्क्वाड भी जो है वो दिखाएंगे लोग। देखिए उसमें एक तो आगा सलमान मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो रिजल्ट में चले जाएंगे। अच्छा, और फिर बात यही कि अगर आपको 5 बॉलर्स अपने फास्ट बॉलर्स रखने हैं तो दूसरा आपका ध्यान जाता है कि मिडिल ऑर्डर में आपको आजम खेलते हुए नज़र आते हैं, इफ्तिखार बाहर होते हुए नज़र नहीं आते, उस्मान भी अगर आप देखते हैं कि खिला रहे हैं उनको, रिसीव वो सोच के तहत आए थे कि वो वर्ल्ड कप खेल लेंगे, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा आता है वो इरफान खान नियाजी की प्लेस के ऊपर आएगा कि क्या वो स्क्वाड के अंदर होंगे या वो ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर होंगे, क्योंकि इन सारों के होते हैं मुझे वो खेलते हुए नज़र तो नहीं आ रहे। तो आपके 2 रिजर्व जो अभी स्क्वाड इंग्लैंड के अगेंस्ट जो अनाउंस हुआ इंग्लैंड आयरलैंड का, उसमें आपके 2 रिजर्व जो हैं वो इरफान खान नियाजी हैं एंड सलमान अली जी। ठीक है जी। शाहिद खान आफरीदी ने क्या स्क्वाड बताया था, क्या स्क्वाड कहा है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड वो क्या समझते हैं होना चाहिए, आपको वो भी दिखाते हैं, साथ ही साथ आप ये देखते रहेंगे हमारे प्लेयर्स के शक्लें आपके सामने आती रहेंगी, तो ये स्क्वाड ज़रा नज़र डालते हैं इस पर। जी बाबर आजम सबसे पहले, उसके बाद फ़खर जमान है शाहिद खान आफरीदी साहब की टीम में, हारिस रऊफ़ भी उन 15 खिलाड़ियों में हैं जो शाहिद खान आफरीदी साहब ने मुंतखब किए हैं, इफ्तिखार अहमद भी हैं इसमें, मोहम्मद रिजवान को भी टीम का हिस्सा बनाया है शाहिद आफरीदी साहब ने, उनके साथ साथ मोहम्मद आमिर भी हैं। मोहम्मद आमिर के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नसीम शाह आपको नज़र आते हैं,
तो ये भी दूसरे फास्ट बॉलर हैं। फिर साइम अयूब भी लाला के स्क्वाड का हिस्सा हैं। शादाब खान को भी उन्होंने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। इसके बाद शाहीन खान आफरीदी भी टीम का हिस्सा हैं। उसके बाद इरफान न्याजी को भी शामिल किया है, सलमान अली आगा को भी शामिल किया है और अबरार अहमद को भी टीम में शामिल किया है। तो ये वो स्क्वाड है जो शाहिद खान आफरीदी साहब ने बनाया, जो कि वो दोनों जो आपने रिजर्व में डाले वो उन्होंने 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा मतलब अब्बास आफरीदी एंड आजम खान को उन्होंने रिजर्व में डाला है। आजम खान को रिजर्व में डालने की तो रीज़न ये थी फिटनेस। उस अब डिस्कशन पे आते हैं, बिकॉज एज बीइंग अ चीफ सेलेक्टर इन द पास्ट आपने जो एक स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें आजम खान थे, एंड देन कुछ दिनों बाद जब वो स्क्वाड चेंज हुआ तो आजम खान वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड। आजम खान अभी भी उसी फिटनेस लेवल पे हैं जिस वक्त उस वक्त थे। क्या बदल गया उस टाइम से इस टाइम तक के अब एक्सेप्टेबिलिटी हो गई आजम खान की स्क्वाड में, और उस वक्त मना हो गया और वो निकल गए थे स्क्वाड से? देखिए, आजम उस टाइम पे भी फिटनेस से बाहर नहीं हुए थे। ओके, ठीक है। उस टाइम अगर आपको याद हो कि हमने टीम अनाउंस की, उसके बाद नेशनल T20 कप चल रहा था और उसके अंदर जो हमने देखी परफॉर्मेंसेस देखी, और जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए कंसर्निंग चीज़ थी कि ऑब्वियसली यहाँ पे पिचेस थोड़ी सी सिमिलर थी दुबई की टाइप की, इस तरह की पिचेस, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे और वहाँ पे जो प्रेशर हैंडलिंग देखी गई इन प्लेयर्स की। हालांकि मैं री इंश्योरेंस के लिए 2 दफ़ा प्लेयर्स के पास गया कि आप नॉर्मल होकर यहाँ पे खेलें, आपके प्रेशर उस तरह का नहीं है, आपके ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं आप, लेकिन आप जेन में रखें कि आप वर्ल्ड कप आपने खेलने जाना है। हमने आज कोशिश की कि ये परफॉर्म कर जाए, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस नीचे से जब नीचे आती गई और उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो खेले हुए भी नहीं थे ये लड़के, तो मैंने कहा इनकी प्रेशर हैंडलिंग ऐसी नहीं है, तो आई थिंक हमें सेकंड प्लान पे जाना होगा। जहाँ तक फिटनेस की बात है, देखें पहले फिटनेस पे वो सिलेक्ट नहीं होते थे। जब सिलेक्शन कमेटी का काम है, देखें कि जब आपका जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, आपका कैप्टन है, जब तक वो चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं होंगे, जब कोई स्पेशल केस आ जाता है, लाइक आजम खान वाज अ स्पेशल केस, उससे पहले वो नहीं सिलेक्ट होते थे बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। जब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमारे पास नहीं आ रहे, हमने सारे बैट्समैन ट्राई कर लिए, उसके बाद एक ऑप्शन बचता था जो कि परफॉर्मर था, वो था आजम खान। देन आई कॉल्ड मिसबा, आई कॉल्ड बाबर आजम, उनसे डिस्कशन की कि ठीक है फिटनेस का इशू है यहाँ पे, आर यू विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़, आप अकोमोडेट मतलब कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं टीम के अंदर, क्योंकि पास्ट में उससे पहले 1-2 मिसालें ऐसी थी कि जो आपके प्लेयर्स इस तरह के थे, उनको खिलाया गया था, उनकी फिटनेस उस तरह की नहीं थी जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो खेले थे। तो ये हमारी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ट्राई करते हैं, ठीक है ना। उस शर्त पे था कि आजम अपनी फिटनेस को बेहतर से बेहतर वो करते रहेंगे, लेकिन उनको वहाँ पे वो इंग्लैंड भी गए थे, आई थिंक टूर के ऊपर भी वो गए थे, तो फिटनेस की वजह से फिर उस टाइम पे मतलब सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन जब टीम से बाहर हुए थे तो वो ये नहीं था कि सिर्फ फिटनेस की वजह से ही है। अभी सेम कंडीशंस के ऊपर आप दोबारा आ गए हैं टीम के अंदर जी कि ठीक है जी, उनको हम मौका देते हैं कि अपनी वो फिटनेस बेहतर करेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की अगर आप बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर के मसाइल आप देखते हैं, वहाँ की पिचेस की जो नेचर अभी तक नज़र आ रही है, वहाँ का जो एक्सपीरियंस आप देखते हैं कि वहाँ पे कौन ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ है, तो वो एजेस मिलते हैं यहाँ पे आजम खान को। लेकिन बात फिर हुई कि आजम खेलता है, CPL उनके अभी रिकॉर्ड में है, बट CPL की बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या वर्ल्ड T20 की बॉलिंग का स्टैंडर्ड होगा? देखिए वो परफॉर्मेंस आपको इंटरनेशनल की आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ जाती है कि साइम अयूब आपको सेम PSL में कितने डिफरेंट वो नज़र आते हैं, CPL में डिफरेंट प्लेयर नज़र आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक आपको वो साइम अयूब नज़र नहीं आए हैं। तो वहीं पे फिर आपने इस तरह की कॉल करनी होती है कि आजम खेलता था, कीपर ही खेलता है, आपको फील्ड में वो एडजस्ट होते हुए नज़र नहीं आते हैं। फिर आपके पास उस्मान भी कीपिंग कर लेते हैं, रिजवान आपके पास तो है ही है। तो मुझे शायद की सोच जो नज़र आ रही है कि ऑब्वियसली अगर ये कीपिंग आपके रिजवान ही कर रहा है या उस्मान कर रहा है, तो फिर एज अ बैट्समैन सिर्फ अगर आप एज अ फील्डर वो आजम की जगह फिर टीम में नहीं बनती, तो शायद इस सोच को देखते हुए उन्होंने टीम में नहीं रखा। लेकिन आप सिर्फ बैटिंग को देखते हैं, बात फिर वो आ जाती है कि क्या बाबर आजम एडजस्ट कर पाएगा आजम खान को कीपिंग में या फील्ड के अंदर, जो कि मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता है। और फिर बाद में क्या रिजवान कितना कंफर्टेबल होंगे कि अगर आजम कीपिंग कर रहा है, और वो कितना कंफर्टेबल होंगे अगर उस्मान कीपिंग कर रहा है। हालांकि मुल्तान सुल्तान में हमारे साथ थे जब वो, तो उस्मान ने कीपिंग की थी और रिजवान ने वहाँ पे फील्डिंग की थी, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज उन्होंने ये की हुई थी। Until or unless उस्मान ने ये नहीं सोचा था कि शायद मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, तब तक उस्मान कीपिंग करते रहे थे। नहीं, उसके बाद भी एक मैच में उन्होंने जिस दिन उन्होंने ये इंटरव्यू दिया कि मैं सोचूंगा कि मैं UAE से खेलूं या पाकिस्तान, उसके अगले दिन से ग्लव्स जो हैं वो वापस रिजवान के पास आ नहीं, वो जो कीपिंग उन्होंने की भी जो थी ना, वो सोच के तहत है। लेकिन मैंने रिजवान से वैसे बात हुई भी थी कि किसी प्लान के तहत कर रहे हो या आप सिलेक्टर्स ने आपको बोला, तो इस तरह की सोच नहीं थी। उसमें यह था कि
छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे रिजवान के, तो थोड़ा सा फिटनेस का था, तो उसने कहा जी आज कीपिंग उस्मान कर लें। तो उस टाइम इस तरह का कोई प्लान मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन मुझे था कि शायद कोई हिंट दी हुई कि हिंट मिला हो आपको या ऊपर से कहा हो, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो हमारा इस तरह का कोई नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे निगल चल रही है तो उस वजह से कीपिंग कराइए। तो आई थिंक ये इतना आसान नहीं है कि जी ये कीपिंग कर लेगा वो फील्डिंग कर लेगा ना, इसके पीछे बहुत सारे मसाइल आपको हो सकते हैं, ठीक है ना, कि एकदम से वर्ल्ड कप के अंदर आपका जो मेन कीपर है वो फील्ड में चला जाएगा और आजम खान कीपिंग कर लेंगे या उस्मान कीपिंग कर लेंगे, तो इसलिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो ये मसले आपको पहले से हल कर लेने चाहिए थे। तो थोड़ा सा अब इस तरफ, लेकिन आई थिंक आजम की जो बैटिंग की वैल्यू वो आप डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपके वो मैच विनर हो सकते हैं। दूसरा ये कि जिन लड़कों पर आप अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पिछले एक साल से, तो एकदम से फिर आप उनको साइड करेंगे तो आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क करें ना कि फिर आप कर क्या रहे थे। जिन लोगों के ऊपर 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे उनको साइड करने में 1 मिनट नहीं लगाया। देखें अब जो आप हाफिज जरा खुल के बोलें। ओपनर्स को आपने किया ना, लेकिन आपने एकदम उनको एक साइड पे कर दिया। नहीं, उस तरह तो देखें जिनको आपने बिल्कुल साइड पे किया हुआ था, जो नहीं थे कहीं से भी, वो भी तो आ गए ना टीम के अंदर, तो दोनों तरफ से आपने किया। लोग आई थिंक जो मुझे थोड़ा सा जो मुझे सही नहीं लगा कि हमने PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर लड़के पिक भी किए और लड़के ड्रॉप भी किए। बिल्कुल, ठीक है, PSL आपकी परफॉर्मेंस आपकी काउंट होती है, लेकिन हमेशा आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस है वो आपकी ऊपर ही रहती है। तो लाइक्स ऑफ वसीम जूनियर हो गया, जिस तरह के लड़के इंटरनेशनल में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो सिर्फ PSL उनकी अच्छी नहीं गई, आपने ड्रॉप कर दिया। और बहुत सारे शायद और बहुत से फेलियर आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के हैं, आप हाँ। उन्होंने PSL में अच्छा किया था, आप उनको टीम में लेके आ गए। तो आई थिंक ये थोड़ा सा वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। ठीक है जी। सो यानी PSL ऑब्वियसली हम बार बार बात करते हैं, क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सिलेक्शन का, बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। थैंक यू वसीम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड यहाँ पे जो है जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।